मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट में देखें तो मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है, जिसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है, ठीक है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है: भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। ये राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में देखें तो इसके अनुसार क्या है कि राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 13 में इसके अनुसार राज्य के ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 में माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, ठीक है। असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं है, इसका निर्णय अदालत करती है, ठीक है। आगे है, मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है। मूल संविधान जो बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था और 19 के 1 के F को 19(1)(f), ठीक है, इसमें संशोधन किया गया। संपत्ति का अधिकार कहाँ का वर्णित था? तो अनुच्छेद 31 में वर्णित था और 19 के 1 के F में वर्णित था। तो इसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे भाग 12 में अनुच्छेद 200 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो अभी संपत्ति का अधिकार कहाँ है? तो संविधान के भाग 12 में है और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार कानूनी अधिकार अब रह गए हैं, संपत्ति का अधिकार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझे कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था और संविधान के अनुच्छेद 300 क में है और संविधान की भाग 12 में यह अब है और कानूनी अधिकार के रूप में है। और पहले कहाँ था? तो अनुच्छेद 31 में था और 19 के 1 के F में स्थित था। नोट में देखिए तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, ठीक है। मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है नेहरू जी ने बनाया था। मूल अधिकारों के प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब हम लोग देख रहे थे कि मौलिक अधिकार
किन किन अनुच्छेदों से संबंधित है? तो सबसे पहले है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार देखें, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। अब हम देखते हैं कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार है क्या। 14 से लेकर 18 तक है, तो 14 से लेकर 18 तक आप एकदम याद कर ले। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू करेगा। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अब अनुच्छेद 15 है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें भेदभाव का निषेध किया गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। याद रखें, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो 15 हुआ। 16 में क्या देखते हैं? लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो क्या है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। तो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार नहीं बल्कि राज्य, आप समझे। राज्य की परिभाषा में आपने देखा कि भारत सरकार से लेकर के संसद है, विधानमंडल है, राज्य सरकारें हैं, राज्य के भीतर जो स्थानीय सरकार है। ठीक है, तो ये सभी राज्य की श्रेणी में आता है। तो राज्य सरकार कहना और राज्य कहना दोनों में अंतर होता है। तो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। नोट में हम लोग देख लें कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं समता या समानता का अधिकार। सबसे पहले आपको पता है कि 14 से लेकर 18 के बीच में समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि का समक्ष समता। 15 में क्या है? तो ये इसमें भेदभाव का अंत किया गया है। किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग, वंश, इस सब के आधार पर जो है वो भेदभाव का जो है अंत किया गया है, भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके बाद है 16 में क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में। 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समता का अधिकार या जो समानता का अधिकार उसे देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब सिर्फ 6 है। ठीक है, अब सिर्फ 6 है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 19F जो है संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 को देखें हम लोग, तो 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19A, ठीक है, 19A में बोलने की स्वतंत्रता, 19B में
शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19G में, ठीक है, वो F नहीं है, 19G याद रखेंगे, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए टेक्निक है कि सबसे पहले जो प्राथमिक चीज़ें क्या है, वो बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, ए में सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। अगर आदमी बोलेगा तो फिर क्या है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, आदमी को बोलने का अधिकार होगा तो सभा करने का अधिकार होगा। जब सभा करेगा तो उसको संघ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो संघ बनाएगा। संघ बनाने के लिए उसे जगह जगह घूमना होगा तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता उसे प्राप्त होगी। और जब आवागमन करना है तो स्थायित्व भी होनी चाहिए, तो निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। तो ए से लेके ई में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद जी में देखें तो कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है उसे। ठीक है, नोट में देखें कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में ही है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19A में ही है। अब हम लोग देखें 19 को देखा। अब 20 में देखें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। तो इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सभी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। तो एक लाइन में याद रखें कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उसे संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो क्या है इसमें कुछ बातें क्या क्या दी गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है, और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में देखें तो ये काफ़ी विस्तृत है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। नोट में देखें तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिक को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ जो है नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। तो अनुच्छेद 21 में हुआ। अब हम अनुच्छेद 21 क को देखें तो आपको पता है कि 21 क में क्या दिया गया है कि राज्य सरकार, माफ़ कीजिए, राज्य, ठीक है, राज्य सरकार मुँह से निकल जाता है, लेकिन राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत क्या किया, अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया। याद रखें 21 क को जोड़ा गया है, 21 क को जोड़ा गया है, 21 क को जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 21 क को जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, ठीक है, वह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है अनुच्छेद 21 क में, 86वां संविधान संशोधन और 2002 में।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और जब 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध के में संरक्षण। तो ऊपर 20 में है दोष सिद्धि, अपराध पहले होगा उसके बाद गिरफ्तारी होगी, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध का संरक्षण है, अनुच्छेद 22। हम देखें निवारक निरोध थोड़ा सा देख लेते हैं। तो निवारक निरोध क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 के जो तत्संबंधी प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को अपराध के लिए दंड नहीं देना वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या होता है, पहला, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। ठीक है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा है कि इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे। इस प्रकार दूसरा क्या है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या है, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, इसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था, 26 फरवरी 1950 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये था निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो कि 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। दूसरा देखें तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, यह जिसे MISA मीसा कहा जाता है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था, इसके कारण क्या हुआ कि यह समाप्त हो गया मीसा अधिनियम। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करी के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, इससे पहले तस्करी के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी और 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। 4 में देखें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। ठीक है, जैसे शॉर्टकट में हम रासुका कहते हैं, 1980 रासुका 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया।
5वां देखें तो आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून टाडा। टाडा क्या था? यह था आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। ठीक है, यह टाडा जो था सबसे कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा को समाप्त किया गया 1995 में। यह आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून था। छठा है पोटो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, पोटो। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को, ठीक है, फोटो देखें तो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हुआ। ठीक है, बनने के बाद पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के मतलब समाप्त कर दिया गया। देखिए 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया। पोटो जो है पोटा हो गया, याद रखें। पोटो जो है पहले पोटो था, वो बाद में पोटा हो गया, और 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये था निवारक निरोध कानून, और हम लोगों ने अनुच्छेद 22 तक पढ़ा है अभी तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 23-24 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 को। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 23 क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 क्या करता है? 23 मानव श्रम के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है इसमें। और 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह क्या है? तो अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 देखें क्या है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 क्या है? तो अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो 26 में यह है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 28 देखें तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। तो ये था अभी तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसे हम शॉर्टकट में फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है?
तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में क्या है? तो राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने से बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आमदनी से क्या हो, किसी धर्म को या धार्मिक संप्रदाय को उन्नति हो रहा है। 28 में क्या है कि ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जो 5वां मौलिक अधिकार है वह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 29 और 30 है इसमें। तो क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखें हम तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ है? अनुच्छेद 29 में है। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। ठीक है, वर्तमान में देखिए तो 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और अनुच्छेद 30 को देखें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। तो क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो यह अनुच्छेद 30 में है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकेगा। और 30 में क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 6ठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में है क्या? तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। याद रखें, समादेश कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में भी जरूर याद रखेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, सर्टियोरी, यह उत्प्रेषण। और अधिकार परीक्षा लेख का है क्वो वारंटो। ठीक है, क्वो वारंटो अधिकार परीक्षा लेख है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये सभी है क्या और जो अनुच्छेद 32 है आखिर इसमें क्या क्या है। तो और 5 तरह के रीट कौन कौन से है? तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। ये अंग्रेजी पर जाइए, अंग्रेजी अर्थ से यह संबंधित है। ये तो हिंदी का शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन हैबियस कॉर्पस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके पास शरीर है, आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर्गत उपस्थित करें जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो यह है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके पास शरीर है। दूसरा है परमादेश। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, नाम में ही है परम आदेश। ठीक है, परम आदेश।
तो मैंडेमस यह है क्या, हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। ठीक है, परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। परमादेश क्या है, हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। ठीक है, और कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का अगर निर्वहन नहीं करता है तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रतिषेध लेख, इसका क्या अर्थ होता है, प्रोहिबिशन का अर्थ क्या हुआ, प्रतिषेध लेख का अर्थ क्या हुआ, इसका नाम में ही है रोकना। ठीक है, प्रोहिबिट करना, शाब्दिक अर्थ क्या है, रोकना है। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो अगर कोई उच्चतर संस्था किसी निम्नतर संस्था को इस तरह का अधिकार देती है और उसे अधिकार याद दिलाती है कि उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, तो यह क्या कहलाता है, प्रतिषेध कहलाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना। और ये एक है उत्प्रेषण। ठीक है, सर्टियोररी क्या है, उत्प्रेषण क्या है, सर्टियोररी का मतलब क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना। सर्टियोररी का मतलब क्या हुआ, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों से न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजे। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना, कि लंबित मुकदमों को न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। और पाँचवा क्या है, अधिकार परीक्षालेख। ठीक है, अधिकार परीक्षालेख यानी कि को वारंटो। ये क्या है, को वारंटो, तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे, हाँ, जिसके रूप में कार्य करने का उसका वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। तो यह अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो ये था अभी तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोगों ने जितने भी मौलिक अधिकार संविधान में हैं उसका अध्ययन किया। अब हम लोग कुछ बातें देखते हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं और कुछ मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया गया है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली कौन कौन सी है, तो देखिए क्षमा या पार्डन, पूर्णतः माफ़ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। क्षमा का अर्थ क्या होता है, क्षमा का अर्थ होता है पार्डन। ठीक है, मतलब पूरा माफ़ कर देना। एक शब्द है लघुकरण। ठीक है, लघुकरण, कम्यूटेशन। लघुकरण क्या है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, तो लघुकरण कहलाता है, सज़ा की प्रकृति को बदलना। ठीक है, लघुकरण में क्या क्या किया जाता है कि सज़ा की प्रकृति को बदला जाता है, और जो कठोर मतलब जो मृत्युदंड था उसे कठोर कारावास में बदल सकता है, तो ये लघुकरण कहलाता है। इसके बाद है रेमिशन यानी कि परिहार। ये परिहार क्या है, तो सज़ा की अवधि को बदलना। देखिए लघुकरण में सज़ा की प्रकृति को बदलना, नेचर को ही बदल देना। परिहार में क्या है, अवधि को बदलना। अगर जैसे कि अगर 2 वर्ष का किसी को कठोर कारावास मिला हो तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है विराम। विराम का मतलब, रेस्पाइट का मतलब क्या हुआ कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण, तो इसे क्या किया जा सकता है, इसे विराम की संज्ञा दी जाती है। तो विराम किसे कहता है, रेस्पाइट किसे कहता है, तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। देखिए सज़ा को कम करना परिहार भी कहलाता है, लेकिन विराम भी एक तरह से सज़ा को कम करना ही है, लेकिन कब, जब विशेष परिस्थितियां हो तब। ठीक है, इसके बाद है प्रविलंबन।
रेप्राइव। तो ये क्या है, रेप्राइव क्या है, प्रविलंबन क्या है, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाला जाए, ये प्रविलंबन कहलाता है। ठीक है, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना प्रविलंबन कहलाता है। तो आपने समझा, क्षमा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से माफ़ी, यानी ऐसा कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। लघुकरण का मतलब क्या है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना, जो मृत्युदंड है उसे कठोर कारावास से बदलना। परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, सज़ा की अवधि को बदलना, 2 वर्ष की सज़ा को 1 वर्ष करना। ठीक है, उसके बाद है विराम, ये भी अवधि को ही कब किया जाता है लेकिन विशेष परिस्थिति में। और प्रविलंबन, प्रविलंबन का अर्थ क्या होता है कि कुछ विशेष कारणों से या किसी भी कारण से अगर दंड को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है तो ऐसे को हम कहते हैं प्रविलंबन। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख संवैधानिक शब्दावलियाँ थी। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार में हुए संशोधन। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखेंगे, इसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मौलिक अधिकार में संशोधन किस प्रकार से हैं, तो देखिए सबसे पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो इसके निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। याद रखें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसे अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो दूसरा है क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय, और यही चीज़ दिया गया है कि आखिर क्या था फिर, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ये आखिर था क्या, यहाँ से पढ़ना है। देखिए मौलिक अधिकार में जो संशोधन हुआ है तो इसमें सबसे पहला क्या दिया था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से पहले की बात हो रही है। देखिए तो मील का पत्थर जो यहाँ पर है, माइलस्टोन है, वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद है। तो उससे पहले क्या था कि बताया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, 368 में भी और मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ तो उसमें क्या निर्णय दिया गया, याद रखेंगे 1967 की बात है। गोलकनाथ जो मामला है ये 1967 की बात है। तो 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या निर्णय दिया कि संविधान जो 368 अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, संसद मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, 1967 की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, 24वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन किया गया, 1971 की बात है। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। ठीक है, तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या किया गया कि रोक लगा दी गई कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। लेकिन जब 24वां संविधान संशोधन हुआ तो क्या था कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी, यह संवैधानिक संशोधन हुआ। इसके बाद 1971 का काफ़ी महत्वपूर्ण मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसके निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, तो इसको निरस्त कर दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। हालांकि आपको पता होगा कि उसमें जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत था, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, तो इसका आया था बात, लेकिन याद रखेंगे कि यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद को निरस्त कर दिया था। फिर इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, 1976 की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 में जोड़े गए। ठीक है,
और इसमें अब व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया, इसमें 2 खंड जोड़े गए 4 और 5, और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद 6 नंबर पर हम देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में तो क्या निर्णय लिया गया, तो निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई जो व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी इसको समाप्त कर दिया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में। तो याद रखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1971 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है उसे देख लेते हैं। तो देखिए, आप 5 याद रखेंगे, 5 के अलावा कुछ भी याद करने का नहीं है। ठीक है, देखिए, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16 याद रखें, 15, 16 याद रखें, 29, 30 याद रखें, 15, 16, 29, 30 और बीच में एक है 19। 15 में क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 19 में क्या है कि विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये विदेशियों को नहीं है, ये केवल निवासियों को है। 29, 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, ये केवल भारतीयों को है, ये विदेशियों को नहीं है। और बाकी इसका 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा बाकी जितने भी है वे सभी को प्राप्त है, माने विदेशियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शत्रु देश को नहीं है। ठीक है, शत्रु देश को नहीं है। तो अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, 21 क है, 22 है, अनुच्छेद 23 है, 24, 25, 26, 27, 28 सभी विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन 15, 16 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 14 में एक बार फिर से देख लेते हैं। 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है 21 में है। 21 क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 22 में कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी के संरक्षण में है। अनुच्छेद 23 में देखिए बलात्कार, श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, 24 में। 25 में क्या है कि 25 में है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता। 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के हेतु कर से छूट। 28 में है कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेश को जारी करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह जो अध्याय था मूल अधिकार, ये मौलिक अधिकार वाला अध्याय, इसे हम लोगों ने पूरा किया। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अध्याय काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और राजनीति शास्त्र में देखें, राजनीतिक व्यवस्था में, तो राजनीतिक व्यवस्था वाले अध्याय में, राज्य व्यवस्था में सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो केवल इस अध्याय से पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे ढंग से और करते रहिए। रिवीजन के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।